हेलो एवरीवन, तौहीद दिस साइड। तो आज लोग हम डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप के कंपनी के अंदर जो क्या डेवलपमेंट्स हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स या अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए हैं या आरबीआई का जो इंटरफेयर है वो हो गया है, और सेबी की तरफ से भी काफ़ी रेगुलेशंस जो है वो कंटिन्यू हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, न्यूज़ बाय न्यूज़ चलेंगे। और थोड़ा सा फिर हम आज गौतम अडानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी अडानी एंटरप्राइजेज़ की, क्योंकि फर्स्ट कंपनी जो थी वो अडानी एंटरप्राइजेज़ ही थी। और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वेदर वी शुड बाय द अडानी स्टॉक्स और नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इफ़ वी शुड हैव टू बाय देन हाउ वी हैव टू बाय, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, हम देखते हैं, पहले न्यूज़ बाय न्यूज़ देखते हैं हम कि क्या अभी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो आइए। तो अभी एक तो सबसे पहले ये कि क्रेडिट सूज जो है ये बैंक है, यूरोपियन बैंक है। और इस बैंक ने क्या किया था कि जो अडानी गवर्नमेंट के अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड हैं, जो एज ए कोलेटरल यूज़ होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन्स। यानी कि अगर अडानी को लोन चाहिए होता है फॉरेन बैंक से, तो वो अपने जो उनके बॉन्ड्स होते हैं उनको गिरवी रख के या एज ए सिक्योरिटी, और वहाँ से वो फंड को रेस करते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ था कि जो क्रेडिट सूज बैंक है उसने मना कर दिया था कि हम अडानी ग्रुप के जो बॉन्ड हैं उनको एज अ कोलेटरल नहीं लेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, बॉन्ड्स की वैल्यू गिरने लगी थी। तो एक तो वो उन्होंने मना कर दिया था। इनफैक्ट उसी के साथ साथ आज एक न्यूज़ ये आ गई कि पोर्ट अडानी पोर्ट जो अडानी ग्रुप का स्टॉक है उसकी अभी रिसेंट वैल्यू हम देखेंगे शायद 400 समथिंग है। तो उसका जो है टारगेट क्रेडिट सूज नहीं, 825, अभी आप ये देख सकते हैं 825 उसने जो है उसका टारगेट कर दिया। ये आज ही की रिसेंट न्यूज़ है। आउट परफॉर्म जो है विद अ टारगेट ऑफ प्राइस ऑफ रुपीज़ 800, राइट। तो ये कर दिया था इसने। एंड देन अभी जो है क्रेडिट सूज, फर्स्ट न्यूज़ तो यही थी कि क्रेडिट सूज ने जो है उनके बॉन्ड्स को मना कर दिया है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी लेने के लिए, राइट। सेकंड ये हुआ है आज डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट है कि आरबीआई ने जो बैंक्स हैं, यानी कि वो बैंक्स जिन्होंने एक्सपोजर दिया हुआ है अडानी ग्रुप को, राइट, यानी कि जिन्होंने लोन दिया हुआ है अडानी ग्रुप को, उनसे ये पूछा है कि आप अपना शेयर बता दीजिए किस किस बैंक ने कितना जो है एक्सपोजर दिया है अडानी ग्रुप को। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो बेसिकली एसबीआई का है, अराउंड 21,000 करोड़। क्योंकि जो अडानी का एक्सपोजर है इंडिया से वो अराउंड 40% है टोटल, यानी कि जो जितना भी लोन है उसका टोटल 40% उसका इंडिया से है और 60% जो है वो फॉरेन बैंक से है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एसबीआई का है। इसीलिए एसबीआई या बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है कि अगर अडानी ग्रुप के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो लोन जो है एनपीए होने का खतरा है। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर पे भी जो है इसका प्रेशर बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अडानी को अडानी गौतम अडानी या अडानी ग्रुप को जो अभी तक टोटल एक्चुअली इनकी जो नेट वर्थ थी बिफोर दिस डिक्लाइन वो अराउंड 19 लाख करोड़ थी। तो वो अराउंड 8.5 लाख जो है वो कम हो गई। 8.5 लाख करोड़ की कैपिटल, तो ये 10.5 अराउंड अभी कैपिटल बची है। तो $100 बिलियन जो है वो शेल मतलब ख़त्म हो गई। और अभी जो कैपिटल बचती है वो 10.5 लाख अराउंड करोड़ की अभी कैपिटल बचती है। ओके, लेट्स जंप टू द स्टॉक्स। हम स्टॉक्स देखते हैं कि स्टॉक्स अभी कितने कितने 1 वीक के अंदर कितने कितने स्टॉक जो हैं वो डाउन हुए हैं। क्योंकि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उनका कहना ये था कि स्टॉक का करेक्ट वैल्यूएशन जो है वो 85% करेक्शन के बाद होगा। तो अराउंड 50 to 60% के बीच कुछ स्टॉक्स का तो करेक्शन हो भी चुका है। तो अभी देखते हैं कि कितना कितना हुआ है, लेट्स सी। अडानी एंटरप्राइजेज जो है अभी अराउंड 1 वीक में जो है ये 5 डेज में 5 ट्रेडिंग सेशन में जो है 52.35% जो है फॉल है इसके अंदर, अडानी एंटरप्राइजेज के अंदर। सेकेंड इज अडानी पोर्ट के अंदर जो है वो 32.78% का फॉल है, राइट। और जो है अडानी ट्रांसमिशन के अंदर 27% का अराउंड फॉल है। और ग्रीन के अंदर अडानी ग्रीन के अंदर 36% का फॉल है। एक्चुअली अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही ज़्यादा प्रेशर बना था, और इस स्टॉक्स के क्योंकि फीचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है ये, तो इसके अंदर जो है ये 20% से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। अडानी पोर्ट्स
की भी हालांकि सिचुएशन यही है, बट इसके अंदर ज़्यादा फॉल आया है, 56%, 52% का फॉल। तो लेट्स सी सम। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की जो स्टार्टिंग थी वो कैसे की थी। एक्चुअली गौतम अडानी जो है, ही वॉज बोर्न इन अहमदाबाद इन 1988, और देन ही शिफ्ट टू मुंबई फॉर सम बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। और उसके बाद ही वर्कड इन वर्कशॉप ऑफ डायमंड, राइट। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, बट जो उनके भाई थे अहमदाबाद के अंदर ही, वो कुछ जो पैकिंग की पॉलीथीन आती है वो बनाते थे। तो उसके लिए उन्होंने उन्होंने उनको वापस अहमदाबाद बुलाया। तो बट जो उस पैकिंग वाली जो पॉलीथीन होती है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता था इंडिया से, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। तो तभी जो गौतम अडानी है, इनको लगा कि इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने प्लास्टिक ग्रेनुअल्स जो है वो यहीं इंडिया में उन्होंने बनाना शुरू किया, और उसके बाद वो ही बनाते रहे वो। और उसी कंपनी को इन्होंने फिर बाद में रजिस्टर्ड कराया अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से। प्लास्टिक ग्रेनुअल्स बनाती थी फिर, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी, जैसे कि वेजिटेबल्स आ गया था, फिर केमिकल्स भी आ गया था, फिर क्लोथ, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें वो ट्रेड करने लगे थे, मतलब इधर से उधर बाय बाय सेल करने लगे थे एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है। देन आफ्टर फिर अडानी पोर्ट जो है 1995 में, आई थिंक ये अडानी पोर्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन का तब हुआ था, गुजरात गवर्नमेंट ने किया था, तब अडानी पोर्ट्स इन्होंने बाय किया था, राइट। अडानी पोर्ट की शुरुआत वहाँ से की। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर ये पावर सेक्टर में आए, फिर ये कंजप्शन सेक्टर में आए। जो आपके घर में जो फॉर्च्यून आता है, फॉर्च्यून जिसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो भी अडानी कंपनी का ही है। तो कहीं ना कहीं अडानी का जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, राइट। देखिए, स्टोरी दोनों दोनों साइड से ही स्टोरी देखनी चाहिए, कि मतलब अगर ठीक है, कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों दोनों ही चीज़ें होती हैं, राइट। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, तो कुछ पॉजिटिव भी है। गौतम अडानी ने का क्योंकि गौतम, अब जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी हैं, तो उसके डिसीजंस कितने इम्पोर्टेंट हुए होंगे, उसने डिसीजंस कितने क्या कहते हैं, कितने बोल्ड डिसीजंस उसने लिए गए होंगे, राइट। तो मैं इस तरीके से भी इस चीज़ को देखता हूँ कि बाकी उस क्योंकि उनके अंदर इतना गट्स था कि उन्होंने मतलब इतनी फास्टली वो डिसीजन लेते चले गए। वो डिसीजन, कुछ डिसीजन सही हुए, कुछ गलत हुए, तो बट वो डिसीजन लेते रहे, और उनका ही नतीजा था कि वो इंडिया वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए थे, फोर्ब्स रिच लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं मतलब उनका एक पॉजिटिव साइड भी हम लोगों को देखना चाहिए, राइट। मतलब हम में से ऐसे बहुत लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं जो जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, जो सिर्फ सोच सोच कर डर जाते हैं कि अच्छा, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो शायद ये गलत हो जाएगा, मेरे साथ ये गलत हो जाएगा, राइट। तो वो नेगेटिविटी जो माइंड में रहती है, वो उनकी वजह से लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बेसिकली एक विल स्मिथ है, एक्टर हैं, शायद आप सभी जानते होंगे। मैन इन ब्लैक एक मूवी थी, बचपन में हम बड़ा देखा करते थे। तो मैं उसका उनका इंटरव्यू देख रहा था, आई दैट वाज ऑन अ इंग्लिश चैनल। सो ही वाज सेइंग कि आई वाज इन दुबई, मतलब विल स्मिथ सेज आई वाज इन दुबई फॉर स्काई डाइविंग, राइट। सो वो स्काई डाइविंग के लिए जो है दुबई गए थे। स्काई डाइविंग जो मतलब प्लेन में से पैराशूट बांध के जहाज हवा में कूदते हैं बेसिकली। तो ही सेड के व्हेन आई वाज इन द प्लेन, आई वाज in 0% danger and 100% in fear, right? But when I jumped into the air, I was in 100% danger but in 0% fear. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो कह रहे थे कि जब मैं प्लेन में था और जब मैं प्लेन से जंप करने के लिए रेडी था, तो मैं मेरा जो डर था वो 100% था। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि 100% डर रहा था मैं, राइट। और मतलब मेरा जो फियर था, बेसिकली जो मेरा फियर था वो 100% था, और मैं 0% डेंजर जोन में था, राइट। क्योंकि मैं प्लेन में हूँ, तो मैं डेंजर तो मुझे कुछ भी नहीं है, खतरा तो मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं प्लेन में हूँ। तो 0% डेंजर और 100% फियर, 100% डर में था। लेकिन जब मैंने जंप किया पैराशूट के साथ, जब मैंने जंप किया हवा में, तब मैं 100% फियर में था, सॉरी 100% डेंजर में था,
और 0% फियर में था, यानी कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन मैं 100% ख़तरे में था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, मेरा पैराशूट फट जाता या ना खुलता, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो इस मॉरल स्टोरी का ये है कि आप जो है पहला स्टेप लीजिए, राइट। ये जो पहला स्टेप होता है ना, ये डिसीजन लेना जो है ना, ये बहुत टिपिकल काम होता है, ये हर इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, राइट। और इसीलिए शायद वो पीछे रह जाता है। उसको लगता है कि अगर मैंने एक बार डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन गलत हो गया, तो मैं शायद मैं सेकंड डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है। आप एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। एक डिसीजन लेने के बाद जब आपका वो डिसीजन गलत होगा, उसके बाद वो एक गलत डिसीजन आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा के जाएगा। आप कोई भी काम शुरू कीजिए, एग्जाम्पल, आप कोई भी काम शुरू कीजिए और वो काम आपका फेल हो जाता है, राइट। तो वो एक काम, एक फेलियर जो होता है ना, वो इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखता है, मतलब उसको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं बेसिकली। एक जगह फेल होने से आपको हर चीज़ समझ आती चली जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज किया जाता है, कहाँ से कैपिटल आती है, सब चीज़ आप सीख जाएंगे। एक एक फेलियर, इतनी चीज़ें। लेकिन उस फेलियर होने के लिए भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एक स्टार्ट के लिए, राइट। तो एक स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है। देख, लाइक हम लोग रोज़ डिसीजन लेते हैं, रोज़ स्टॉक मार्केट के अंदर हर रोज़ हम सीधा एक्सपोज करते हैं अपना कैश, राइट। किस टाइम पे एंट्री लेनी है, कितना पैसा लगाना है, कितना नुकसान उठाना है, कितना। तो हम लोग रोज़ डिसीजन लेते हैं, इसलिए हम लोग रोज़ सीखते हैं। रोज़ हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रोज़ हमें अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं, हम अपनी गलती कि हमने गलती की थी। इस जिस स्टॉक में हमें लॉस हो जाता है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती की, राइट। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम फिर क्या करते हैं, हम चीज़ें सीखते हैं। जब तक हम अपनी गलती ही नहीं मानेंगे, तब तक हम सीखेंगे कैसे, राइट। तो हमें पहले अपनी गलती माननी होगी, राइट। हमने जो डिसीजन लिए हैं उनके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब तक हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक हम उसको करेक्ट करने का सोचेंगे ही नहीं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अडानी कहीं ना कहीं एक, मतलब बड़ा रोल है उनका इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। और आगे जो इंडिया की जो डेवलपिंग जो ग्रोथ स्टोरी है, उसके अंदर एक बड़ा हाथ उनका रहेगा। और जैसे देखा अभी के क्रेडिट सूज ने, एक वही बैंक जो है उनकी, उनके बॉन्ड्स को जो है वो बैन कर रहा है, और वही बैंक जो है ये कह रहा है कि इस कंपनी का स्टॉक 400 रुपये का नहीं होना चाहिए, इस कंपनी का स्टॉक 450 का नहीं, इसकी वैल्यूएशन तो 850 रुपये की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। तो अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि अडानी स्टॉक्स के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यस भी और नो भी है। नो इसलिए है क्योंकि अभी ये नहीं पता कि डे बाय डे, मतलब एक दिन में 2 बार क्या डेवलप, सुबह को कोई कुछ और चल रहा है, शाम को कोई और न्यूज़ आ गई, मतलब पूरा सेंटिमेंट के ऊपर चल रहा है। अभी स्टॉक्स जो है वो टेक्निकल चार्ट या फंडामेंटल सभी उनके ऊपर चल ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर चल रहे हैं। कहीं से कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो पता नहीं चलता कि स्टॉक कहाँ चला जाए। नो तो इसलिए है। यस इसलिए है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाए, कहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाए, तो हमें ये भी नहीं पता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये है, जो मैं भी शायद अब करने जा रहा हूँ। अडानी के अंदर थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। सपोज करो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है जो आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप उसका 5% यानी कि 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जो आपको लगता है कि जो स्टॉक ज़्यादा फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जिसकी वैल्यूएशन सब ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज हो गया, पोर्ट हो गया। पोर्ट वैसे मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। आई विल स्टार्ट इन्वेस्ट इन पोर्ट, अडानी पोर्ट, राइट। और फिर क्योंकि क्या है कि पावर और व्हीलमर में तो 5% के सर्किट के पे वो क्लोज हो जाते हैं, बट पोर्ट में जो है वो सर्किट ज़्यादा है। हालांकि अगर लोअर की तरफ भी जाता है तो 20% का सर्किट होगा, बट चूंकि मेरी कैपिटल कम होगी तो मैं उस लॉस को शायद एक्सेप्ट कर लूँगा, डजेंट मैटर, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अडानी ग्रुप के अंदर, कि बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। 5000, 10,000, 5000, 10,000, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी ये है कि न्यूज़ देखते हैं, बाकी रिसेंट न्यूज़ क्या आती है उसके ऊपर फिर अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।